distance from Q to radial distance means along the radial distance, along the radial जो displacement है, मतलब जो आपके पास AR के along आता है, तो उस टाइम में आपके पास D becomes as D along AR. ठीक है. Then previous उस पे आप देख चुके हो कि D was derived to be Q और 4 pi r square along AR. ठीक है. अब जाहिर बात है, जैसे मैंने बात की है कि आप डिफरेंशियल सरफेस उठाते हो, डिफरेंशियल सेगमेंट उठाते हो, और उसमें से जो फ्लक्स होगा, जाहिर बात है अगर वो सरफेस डिफरेंशियल है तो उसके साथ फ्लक्स भी डिफरेंशियली आपके पास जो है वो फंक्शन करेगा. सो अमाउंट ऑफ दैट डिफरेंशियल फ्लक्स इक्वेट्स टू d डॉट ds, जो पीछे हम लोगों ने डराइव कर चुके हैं. ठीक है. सो उस बेसिस पे अब यहाँ पे जारी बात है, D is as being provided above based on this equation. ठीक है, या that was being derived previously in the previous classes. इसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास ds का वो आ रहा है, अगर we are dealing with the spherical coordinate system, तो along AR की जब बात आती है तो बाकी दो लेंथ सेगमेंट्स का आपके पास प्रोडक्ट आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जैसे हम लोग पीछे डिटेल से देख चुके हैं. तो वो आपके पास अकॉर्डिंगली r स्क्वायर dr d थीटा d phi. ठीक है. तो वो आपके पास ओवरऑल ये इक्वेशन फॉर ds आ जाती है. सो अब ये आपके पास एज अ डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली अलोंग द सेम एक्सिस ऑफ AR. ठीक है. So this results into this equation. So now we have to come for the entire sphere, for entire circumference of the sphere. आपके पास जो limits of the pi है वो ये आ जाती हैं, और limit of theta है वो ये आ जाती हैं. ठीक है. So integrating out for the entire, you are going to derive a value as Q over 4 pi. ठीक है. So अगर देखा जाए 4 pi cancels with 4 pi, so you are being achieved, you are being left with the derived form of psi equates to Q enclosed. So it is being justified. कि जो आपके पास गॉस लॉ है वो आपके पास प्रूफ ये हो जाता है कि psi is derived to be equal to Q enclosed by that surface. ठीक है. मतलब ये सारी आप जब इंटीग्रेट आउट कर लेते हो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ फाई और थीटा में, तो आपके पास ये चीज आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर का 4 बाय जो है वो न्यूमरेटर की 4 बाय के साथ कैंसलेशन के बाद. सो साई इज closed line closed surface integral of D, and that equates to Q enclosed. ठीक है. इसी तरह से if you are interested in deriving the form in terms of electric field intensity, तो वो आपके पास जाहिर बात है D is epsilon naught times E. ठीक है. ये जो इक्वेशन D है D डॉट ds में, so this will get replaced by epsilon naught times E dot ds. so epsilon naught time works as a constant, so वो बाहर निकाल लेते हो. so आपके पास you are being left with Q और epsilon naught equates to closed surface integral of intensity. ठीक है. इसी तरह से ये आपके पास सरफेस का केस है. ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू स्विच टूवर्ड द केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिर आपके पास क्या है, नाउ इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट चार्ज वी आर हैविंग अ वॉल्यूम चार्ज, दैट इज चार्ज इज यूनिफॉर्मली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी, हमेशा होगी, सच दैट कि आपके पास रैंडम चॉइस जो आप कर सकते हो ना, डिफरेंशियल पैच की रिस्ट्रिक्शन जो नहीं होती कि आप यहाँ से उठा सकते हो यहाँ से नहीं, डिफरेंशियल पैच इज योर चॉइस, दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. के आपके पास कहीं पे भी आप इंटायर विसिनिटी, इंटायर अवेलेबल इन्वायरमेंट में से, सरफेस में से, वर्किंग कोऑर्डिनेट में से कहीं से भी डिफरेंशियल पैच उठा सकते हो. किसी भी कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी ये रिस्ट्रिक्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये डिफरेंशियल पैच उठा सकते हो, यहाँ से नहीं उठा सकते, किसी भी उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो वो चॉइस रैंडम रखने के लिए या फ्री चॉइस रखने के लिए कि आप कहीं से भी पैच सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास जो मस्ट क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म लिंकेज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, या आउटवर्ड फ्लोइंग नेचर ऑफ फ्लक्स जो है, आउटवर्ड फ्लक्स डायरेक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सको. ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इसीलिए रखी जाती है. तो ये तो आपके पास बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी वर्किंग कोऑर्डिनेट में, किसी भी सरफेस को जब आप सॉल्व करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइन, सरफेस और वॉल्यूम. ठीक है. सो आपके पास ये चीज हम लोगों ने डिराइव कर ली है. सो वी कैन नो से नो दैट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल. ये पीछे हम देख चुके थे ना, we were defined with the basic definition of line charge density, surface charge density and volume charge density. जब हम line charge density की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे चार्ज पर यूनिट लाइन.
पर यूनिट लेंथ। इसी तरह सरफेस की बात हम कर रहे थे, चार्ज पर यूनिट सरफेस। वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, और लाइन चार्ज को हम रो एल से डिजिग्नेट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे, सरफेस चार्ज को हम रो एस से करते थे, और वॉल्यूम चार्ज को हम रो वी से करते थे। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस को देख रहे हैं, सो वी आर हैविंग Q एज वॉल्यूम इंटीग्रल of rho v, volume charge density. So comparing this equation with the first one as is this one, that d dot ds. So दोनों की comparison को आप देखें, d dot ds is equal to volume charge density of rho v and both equates to q enclosed. ठीक है, फर्दर हम लोगों ने पीछे डाइवर्जेंस थ्योरम की बेसिस पे देखा हुआ है दैट psi is d dot ds, या क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस integral of d, and that equates to divergence of volume charge volume integral of divergence del dot d. इसको divergence del dot d is being known as divergence, जैसे पीछे देख चुके हैं। ठीक है, so उस divergence की basis पे this is so। अब इस तरह से आप कह सकते हो equating, या जिसको कहते हैं comparing 3 and 4, you are going to have rho v dv as del dot d dv। अब बाकी इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों का सेम है, so we can write it down as rho v equal to divergence of d, or divergence of d is rho v, volume charge density is divergence of d. This is being known as Maxwell first equation। ठीक है, जो आपके पास फाइनल टर्म के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास डेरिवेशन ऑफ 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट वन जो है, जो हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है, दिस इज दैट इज दिस वन। ठीक है, कि डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, दैट इज प्रूव टू बी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर अनदर फॉर्म वही सब्स्टिट्यूशन ऑफ डी बाय एप्सिलॉन नॉट ई, तो वो आपके पास अल्टरनेट फॉर्म देता है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डाइवर्जेंस है, दैट इज इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल वही चीज आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। द फर्स्ट केस इज अबाउट द लाइन चार्ज। ठीक है, इस जी एक्सिस के अलोंग आपने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली कर ली है, मतलब यहाँ पे जो कहानी लिखी हुई है वो बता रही हूँ। ठीक है, जी एक्सिस के अलोंग प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और चीज कि जब आपके पास चार्ज नेचर नहीं बताई जाती तो यू आर अंडरस्टूड टू बी स्टिक ऑन टू द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन until and unless being specified or being mentioned। ठीक है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना लाइन चार्ज, हम नॉर्मली, जैसे मैंने आप लोगों को 2 एंगल से पेपर में भी सॉल्व कवर किया था कि अंडरस्टूड जो आपके पास सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द लाइन चार्ज, वो आप जी एक्सिस के अलोंग लेते हो until and unless कोई भी और एक्सिस आपको स्पेसिफाई किया जाए। और इसी तरह से ड्यू टू द इक्वल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, जी एक्सिस के अलोंग नॉर्मल जो आपके पास नेट वो आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है किसी भी उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, तो वो सरफेस वाइज आप नलिफाई कर देते हो अलोंग द इक्वल सिमेट्री अलोंग द पॉजिटिव जी एंड नेगेटिव जी। ठीक है, तो वही चीज हम स्टिक ऑन रखेंगे, बाकी उसके लिए भी until and unless कोई भी और हमें स्पेसिफिकेशन दी जाए जब तक। ठीक है, तो आपके पास यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द जी प्लस टू माइनस इन्फिनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस लाइन चार्ज को हम एक क्लोज सरफेस में जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास जो भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से फिर आपके पास फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप कोई भी क्लोज सरफेस में एज्यूम कर लोगे। सो यहाँ पे आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द जी एक्सिस फॉर द पॉजिटिव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दैट इज assumed to be enclosed within the cylinder। ठीक है, ये सिलेंडर आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये यही चीज बता रहे हैं। फिर इसकी विसिनिटी में आप कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 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 कोई भी ले लेते हो। आप नॉर्मली वाई जी प्लेन में ही प्रेफर करते हो, जनरल उसमें आपने देखा होगा इस चीज को। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ना, इसको नोट किया करें कि आपके पास आप कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रखते हो। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारी चीजें मैं बता जाती हूँ लेकिन बात राय मेरे भी जहन में नहीं होता, स्किप हो जाती हैं, तो उन चीजों को फिर आप अपने उसकी बेसिस पे नोट रखा करें। ठीक है बेटा, सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज बीइंग सिलेक्टेड नॉर्मली अलोंग दिस वाई जी प्लेन। ठीक है, सो ये मतलब ये सारी चीजें यहीं पर बताई गई हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके
पास जो इंटेंसिटी की वो आएगी दैट विल बी ई अलोंग रो, सिलेंड्रिकल है ना, अगर स्फेरिकल होता तो फिर अलोंग ए आर का बिहेवियर आता, अब सिलेंड्रिकल है तो अलोंग द रेडियल डिस्टेंस ऑफ, अलोंग द रेडियल वेक्टर ऑफ ए रो आ रहा है, ठीक है। सो ई इज द सेम, डी इज द सेम, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ वी आर गोइंग टू हैव डी डॉट डी एस एज क्यू इनक्लोज्ड, देयर आर 3 सर्फेसेस, ठीक है। 3 सर्फेसेस मींस आपके पास अप टॉप सर्कुलर आएगा, बॉटम सर्कुलर आएगा, और जो आपके पास पेरिफेरी आ रही है दैट इज अलोंग द रेडियल एक्सिस या अलोंग ए रो, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना ये चीज? एनीवन प्लीज? हेलो जी मैम, जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो 3 surfaces means that can be by part can be distributed as d dot ds, मतलब by part करके जब आप देखते हो, so that ds is along rho, ds is along z, ds is along minus z, जैसे आपको यहाँ पे summation of 3 different differential, उसके आपके पास 3 surface integrals आपको दिख रहे हैं, ठीक है। that is along rho, along the radial axis, along the periphery, that is along the top circular, this is along the bottom circular. So अब आपके पास जाहिर बात है d was this one, d is d along rho, and we are going to derive it, we are going to sum it up for the dot product of d with ds, ठीक है। so जाहिर बात है as far as this d with the z और minus z is concerned, तो यहाँ पे भी आपके पास मतलब आप डॉट प्रोडक्ट की बेसिस पे भी इसको नल बना सकते हो, because dot product of d along rho with ds along z या minus z, that equates to dot product, means same axis product will result into 0, only you will be left with this periphery या cylindrical portion, ठीक है, that is along rho because d is along rho as well, right? तो उस बेसिस पे भी कह सकते हो, या सेकंड इसको वो इवल जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन along the z प्लस z एंड माइनस z या टॉप सर्कुलर एंड बॉटम सर्कुलर, तो सिमेट्री की बेसिस पे वो अगेन कैंसलेशन कॉज कर रहा है, वो भी जस्टिफाइड है, वो भी इक्वली एप्लीकेबल है, और डॉट प्रोडक्ट की बेसिस पे भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज d along rho with the dot time ds along z या along minus az both equates to 0, ठीक है। so you will be left with only this first portion that is along the periphery or that is along the cylindrical portion, ठीक है। so एक्सक्यूज मी मैम जरा दोबारा बताएं इसको। अच्छा मैम, जी, ये अबीरा? फिगर से समझा दे मैम, ये जो सरफेसेस कैंसिल आउट कर रही है ना, ये फिगर से बता दे। अच्छा जी, बिल्कुल, ये यही देखें, मैम। अच्छा ठीक है, ये देखें अब इन्होंने तो आपको सिलेंडर इस तरह से स्केच किया हुआ है ना, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन वाइज आपके पास सिलेंडर इक्वली नीचे होना चाहिए, हाफ पोर्शन इसका नीचे लोकेट होना चाहिए, हाफ पोर्शन इसका ऊपर, क्योंकि अगर इस फिगर को आप देख रहे हो ना तो आपकी बॉटम z इक्वल टू 0 पे है एंड टॉप z इक्वल टू सम पॉजिटिव एक्सिस पे है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 व्हाटएवर, राइट। तो ये आपके पास पहले तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें, इसको नीचे करके लेके आए सच दैट आपको हाफ ऑफ द पोर्शन अबव द z या पॉजिटिव z पे दिखे और हाफ ऑफ द पोर्शन अलोंग द नेगेटिव z दिखे, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास हम कहते हैं कि कैंसलेशन बेस्ड ऑन द सिमेट्री इक्वल एंड ऑपोजिट है अलोंग द z या टॉप एंड बॉटम, दैट्स व्हाई वो कैंसलेशन कर रहे हैं। अब जब मैं इसको इक्वली पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव की टूवर्ड्स लेके जा रही हूँ, बॉटम अगर आप टॉप पे देखते हो तो टॉप पे भी आपके पास वही फ्लक्स आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा इस तरह से, नीचे वाले में आपके पास आउटवर्ड होगा इस तरह से। तो ओवरऑल अगर आप टॉप और बॉटम एंटायर उसको देखते हैं तो आपके पास दोनों एक्सेस, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ, तो आपके पास ओवरऑल थ्रू दिस टॉप एंड बॉटम कंबाइनली आपके पास कैंसलेशन आ रही है ना, आउटवर्ड फ्लक्स नेचर लेते हुए, समझ आ रही है? जी मैम, जी मैम, समझ। ठीक है, और इसी तरह से अगर इस बेसिस पे आप नहीं भी बात करते ना, ठीक है, तो यहां से जो मैं बात कर रही हूँ, इस इक्वेशन की जो बात कर रही हूँ, d dot ds, closed surface integral of d dot ds, which is partially being distributed in terms of d dot ds along rho plus d dot ds along z plus d dot ds along minus z, plus z is for top, minus z is for bottom, ठीक है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल सरफेस जो क्लोज सरफेस है वो समेशन ऑफ 3 सर्फेसेस बन रही है, एक सिलेंड्रिकल एक्सिस या रेडियल डिस्टेंस के अलोंग, एक टॉप के अलोंग, एक बॉटम के अलोंग।
top and bottom both are circular in nature along z and minus z. If you are going to sum it up for d dot ds, ठीक है, d dot ds, अब d देखें, d is d या e both आप देखें इन इक्वेशंस को जो ऊपर आपके पास लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बीइंग गिवन एज E इक्वल टू E along रो या D along रो, ठीक है, E along रो और D along रो। तो ये चीजें दोनों आपके पास, अगर हम D डॉट लेते हैं जबकि D आपके पास along रो है और आपके पास जो ds है टॉप के लिए वो z है और बॉटम के लिए माइनस z है, तो d डॉट यानी a रो डॉट az या a रो डॉट माइनस az दोनों आपके पास जीरो नहीं आएंगे। डॉट तो आपके पास सेम एक्सिस पे जो वो होता है ना, डॉट इज फिजिबल for the aligned components while cross is feasible for perpendicular components, for orthogonal components। ऐसे ही है ना, बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो as far as d dot ds with z या d dot ds with minus az is concerned, so here the dot product of a row with az या dot product of a row with minus az are being involved, so that both of them equates to 0, ठीक है। अब क्लियर जी हुआ? मैं मैथमेटिकल, हाँ मैथमेटिकल समझ गए थे, लेकिन वो फिगर थोड़ा अच्छा, मुश्किल था, वो भी अच्छा, समझ नहीं फिगर में और कुछ नहीं है नुमान, बस इसमें थोड़ी ये थोड़ा डाउटफुल आ जाता है ना, क्योंकि जाहिर बात है जो आप लोगों की चीज है कि आपको ये बॉटम जो है वो जी 0 पे दिख रहा है और टॉप जी इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, उस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बार बार डील कर चुके हैं, दैट इज रो डी रो, सॉरी रो डी फाई डी जी अलोंग रो, सो दिस डी एस इज टू बी कंसिडर्ड विद दैट ऑफ फॉर द डॉट प्रोडक्ट विद दैट ऑफ डी अलोंग रो, ठीक है। सो वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है डी रो डी फाई डी जी। अब जाहिर बात है दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फॉर द एंटायर लिमिट्स ऑफ डी फाई एंड डी जी। अब जी जाहिर बात है आपके पास क्या है कि 0 टू लेंथ आपके पास जो दिख रही है, जो भी लेंथ आपको मतलब ओवरऑल मिल रही है वो चीज, और फाई जो है आपके पास 0 to 2 पाई फॉर द एंटायर पेरिफेरी फॉर द एंटायर सर्कमफेरेंस, वो चीज आप वो कर लोगे। सो यू आर गोइंग टू हैव स्पेसिफिकली रो साई रो, देखे ना आपके पास फर्दर एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मतलब ओवरऑल जो 3 कंपोनेंट्स बन देंगे ना टोटल साई का, एक होगा साई रो, एक होगा साई जी, एक होगा साई माइनस जी। साई जी और साई माइनस जी सिमेट्री की बेसिस पे कहते हो, फिगर से कहते हो कि सिमेट्री वाइज कैंसिल रो, ठीक है, एंड दैट इक्वेट्स टू दैट इज बीइंग डिराइव्ड टू बी रो डी रो 2 पाई एल, ठीक है। अब ये वही जो कह रहे हैं ना कि जो मैंने पहले से ही बता दिया है, ठीक है, कि टॉप सर्कुलर की बात कर रहे हैं, फिर उसी तरह से बॉटम सर्कुलर की बात कर रहा है या एंटायर सर्कुलर के लिए कंबाइन कह दिया है, तो टोटल फ्लक्स द ओनली कंपोनेंट विल बी आपके पास ये चीज रह जाती है 2d रो 2 पाई एल, ठीक है। सो डी रो 2 पाई एल ये साई है या क्यू है, क्योंकि साई और क्यू गॉस लॉ की बेसिस पे सेम है, सो क्यू और 2 पाई एल रो, ठीक है। Q और L was being defined to be rho L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अभी जो स्टार्ट में मैंने डिफाइन किया है। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ रो L बाय 2 पाई रो उस फॉर्म में लिखते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की वो है और कुछ भी नहीं है। या अगर E आपका इंटेंसिटी में इंटरेस्टेड हो तो फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अलोंग रो L बाय, ठीक है। मतलब ये आपको डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज को इससे सॉल्व करने जा रहे हो उस बेसिस पे इसको सम अप करोगे, ठीक है बेटा। यस मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब को एक्सियल केबल आपके पास जो है, इसमें हमारे पास अप्रोच क्या होती है, आप ये भी इसमें आप कह सकते हो
आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं, 2 सिलेंडर्स सिंपली जिसको मैं कह सकती हूँ कि आपके पास नॉर्मल, उसमें अगर आप इसको एनालॉगसली देखना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि एक पेन जो है आपके पास, उसके अंदर जो उसकी फिलिंग है, ठीक है, मतलब एक उसके पास ऊपर कोट है ना, उसकी कवरिंग है, और अंदर उसके आपके पास वो पेन की जो फिलिंग है, इसको आप इससे एनालॉगसली देख सकते हो। तो उसमें आप कह सकते हो कि ये 2 कंडक्टर्स हैं, या जिसको आप कह सकते हो कि 2 सिलेंडर्स हैं, वन इनसाइड द अदर व्हाइल द सेकंड वन इज हॉलो इनसाइड। लेकिन दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं कि दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑपोजिट टू वन अनदर। अंदर वाले पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब नॉर्मली आप स्टार्ट इसको इधर से लेते हो, ठीक है, और जो इंटरनल रेडियस ऑफ द सेकंड होगा वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन खैर उस चीज को आप अभी मिक्स अप ना करें, सिर्फ आप ये समझ लें कि आपके पास जो इंटीरियर वो है, इंटरनल क्या कहते हैं सिलेंडर है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज। आउटसाइड जो है इसका यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो 2 सिलेंडर्स इनसाइड वन अनदर हैं, या 2 जिसको आप कह सकते हो कि लाइन चार्ज आप कह सकते हो, ठीक है, वो वन इनसाइड द अदर है, जबकि सेकंड वन हॉलो इन नेचर है, ठीक है। अब इसमें जारी बात है वही सिलेंडर है, सो E विल बी E along रो, D विल बी D along रो, ठीक है, सो Q विल बी या psi विल बी, दैट विल बी ds डॉट ds, और सॉरी रो s डॉट ds या d डॉट ds, वो भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपके पास ds सर्फेसेस आपके पास क्या बन रही हैं, जारी बात है इसमें आपके पास ओवरऑल सर्फेसेस, एक इंटरनल जो वो है उसके रेडियस को ये कह रहे हैं, जो रेडियल मीन जो आपके पास रेडियल डिस्टेंस जो आ रहा है अलोंग द रोड डिस्टेंस जो आ रहा है, इंटरनल कंडक्टर के लिए या इंटरनल सिलेंडर के लिए वो है मतलब रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर जिसको आप कह रहे हो दैट इज a, और आउटर सिलेंडर जो है उसको बी कहा जा रहा है। आप कुछ और भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर आपने यहाँ पे इक्वेशन वाइज वो ही अकॉर्डिंगली नोटेशंस भी यूज करनी होंगी, ठीक है। तो इन्होंने जनरलाइज इसको ए कहा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस के रेडियस को, और इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी कह रही हूँ, इंटरनल सिलेंडर के रेडियस को ए डिजिग्नेट किया हुआ है, ए असाइन किया हुआ है, और आउटर रेडियस जो है उसको बी असाइन किया हुआ है। सो इंटरनल उसकी बेसिस पे डीएस जो है वो ए, मतलब जो आपके पास पहले रो था ना, रो डी फाई डी जी था, अब वो रो स्पेसिफिकली इंटरनल सिलेंडर के लिए ए डी फाई डी जी हो गया है। समझ आई इस बात की? यहाँ तो डाउट नहीं है ना? मतलब ds जनरली जब हम सिलेंड्रिकल उसके लिए लिखते थे तो दैट वाज बीइंग रिटन डाउन एज रो डी फाई डी जी। अब जो है इंस्टेड ऑफ रो फॉर इंटरनल सिलेंडर वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट, और वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट रो बाय स्पेसिफिकल और जिसको कहते हैं पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए रेडियस फॉर इंटरनल सिलेंडर। सो रो इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए, रिमेनिंग आपके पास वही डी फाई डी जी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ना रेडियस ऑफ द इनर कंडक्टर एंड रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर, ए इज रेडियस ऑफ इनर एंड बी इज रेडियस ऑफ आउटर। सो आपके पास अब आपके पास क्या होगा, ओवरऑल अंदर वाले का अलग नेचर होगा और बाहर वाले का अंदर नेचर होगा। बाहर वाले की इंटरनल सरफेस का अलग नेचर होगा, एक्सटर्नल सरफेस का अलग नेचर होगा, ठीक है। तो अभी तक हम सिर्फ अंदर वाले को देख रहे हैं। सो रो एस एन, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, रो एस एन मतलब इंटरनल कंडक्टर के साथ आप कर रहे हो, इंटरनल सिलेंडर के साथ आप डील कर रहे हो। दिस इज ए डी फाई डी जी, वेयर रो एस एन इज द surface charge density of the inner conductor. So this is being summed up as this value. अब आपके पास क्या है, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? मैम ये अब हम जो भी चीजें डील करेंगे ना अबीरा, आपके पास सोर्स तो एक ही होगी ना बच्चे। हम पहले सोर्स को लेते हैं, ठीक है, सोर्स को सम अप करते हैं, सोर्स की फील्ड को जनरलाइज करते हैं, फिर सोर्स की विसिनिटी में कहीं पे भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हैं, और उस सोर्स की वजह से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ओवरऑल क्या नेचर इंटरप्रेट हो रही है वो देखते हैं ना। जनरली आपने हर जगह पे ये देखा है बेटा कि आपके पास पॉइंट चार्ज था, लाइन चार्ज था, सरफेस चार्ज था, वॉल्यूम चार्ज था, केस टू केस जो भी वेरिएशन थी, पहले आप सोर्स को देखते थे कि सोर्स की वजह से क्या फील्ड इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ऐसा ही था ना बच्चे।
Yes, ma'am. फिर उसमें हम कहीं पे भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब जैसे देखे ना, मैंने आपको कहा है कहीं पे भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ नहीं ले सकते। तो अब इसमें आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने केसेस हो सकती हैं? एक है कि बी, एक आप इनसाइड द इनर सिलेंडर ले लेते हो, यानी ए इज लेस देन रो, ठीक है, ए इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए इज बियॉन्ड बी, यानी दोनों सिलेंडर के बाहर में, दोनों सिलेंडर के बीच में, और अंदर वाले सिलेंडर से भी अंदर, ऐसा हो सकता है ना बेटा? Yes, ma'am. तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अब ये जो है ना, जो इनर सिलेंडर है, फील्ड या सोर्स हम सिर्फ इसकी वजह से देख रहे हैं, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो हम सिर्फ इनर कोई सोर्स के तौर पे लिए जा रहे हैं अभी तक, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, द फर्स्ट केस इज अबाउट व्हेन रो इज बिटवीन ए एंड बी, मींस your point of observation is selected to be in between the two radii, between A means the periphery or the radius of the inner cylinder, and B means the radius of the outer cylinder. If you're going to select a point of observation in between the two radii A to B, so means आपका point of observation यहाँ पे कहीं पे है ना, जो आपकी, अगर मैं वही पेन के एनालॉगस उसके बेसिस पे बात करूं, तो आपके पास आउटर शेल जो है पेन का और इनर फिलिंग्स है, उनके बीच में कहीं पे भी ले लो, लेस देन B एंड ग्रेटर देन A, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अच्छा जी, तो ये वो वाला केस है कि जब आप शेल के मतलब इनर और आउटर रेडियस के बीच में कोई पॉइंट ले रहे हो, इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? सो बेस्ड ऑन द गॉस लॉ वी आर गोइंग टू हैव d dot ds equal to q enclosed, so that means rho s in 2 pi al, ठीक है? We need to consider the total lines of electric force in all direction, that is in 3 surfaces. अब अगेन आपके पास जो इनर सिलेंडर है वो समेशन ऑफ 3 सर्फेसेस आ रहा है ना बच्चे, जैसे हम लोगों ने सिंपल लाइन का केस लिया था। अब अंदर वाला सिलेंडर जो है वो अलग लाइन के तौर पे फंक्शन कर रहा है, वो एज अ सोर्स जो फंक्शन कर रहा है, जो उसके फील्ड इफेक्ट है, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू बी कंटेन्ड ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है? They can be assumed to be a cylinder in nature. तो जाहिर बात है उसका कोई रेडियल सेक्शन भी होगा, उसका टॉप सर्कुलर भी होगा, उसका बॉटम सर्कुलर भी होगा। रेडियल को अलोंग रो ले रहे हैं, टॉप को अलोंग जी ले रहे हैं, बॉटम को अलोंग माइनस जी ले रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. अच्छा जी, तो ये देखें अगेन जो डिराइव हुआ है रेडियल सेक्शन के लिए या जिसको कहते हैं सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए, दैट वाज जैसे पीछे डिराइव हुआ था लाइन का केस, रो सॉरी डी रो 2 पाई एल, और टॉप और सर्कुलर के लिए वही आपके पास 0 0 आ रहे हैं, देखा है ना बच्चे? तो ओवरऑल आपके पास d dot ds for this closed surface that is equated to be d rho 2 pi l, ठीक है? अब दिस इज डिराइव टू बी इक्वेशन बी, और ए हमारे पास क्या आई थी जो हम लोगों ने इनर सरफेस के लिए, दैट इज रो एस एन इज इक्वल टू 2 पाई ए एल। सो बोथ आर लेफ्ट साइड्स दोनों की इक्वल हैं, सो राइट हैंड साइड्स हम इक्वल कर लेते हैं कंपैरिजन के बेसिस पे, दैट इज डी रो 2 पाई एल इज इक्वल टू रो एस एन 2 पाई ए एल, ठीक है? सो यू आर डिराइव टू बी डी इक्वल टू रो एस एन ओवर रो ए अलोंग रो, ठीक है? अब D is epsilon naught times E, so E can be D over epsilon naught, so उस फॉर्म में फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाती है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इक्वेशन C के तौर पे जो लिखा हुआ है, दैट इज रो एस एन ओवर एप्सिलॉन नॉट रो इनटू A along रो, ठीक? तो यहाँ पे आप देखें दिस इज बीइंग रिलेटेड विद द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इनर एंड आउटर कंडक्टर, ठीक है? तो आपके पास अकॉर्डिंगली अगर कोई रिलेटिव परमिटिविटी का मटेरियल आएगा तो उसी बेसिस पे आपके पास फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है बच्चे? ठीक है, तो Q by L is rho L is equal to rho S N 2 pi A, मतलब ये अल्टरनेटिवली डिफरेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है। सो E is derived to be rho L over 2 pi epsilon naught rho along rho. Hence the inner conductor acts as a line charge, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की है, और यहाँ पे वही चीज आपके पास डिराइव भी हो गई है। अब जैसे मैंने बात की थी शुरू में कि आपके पास आउटर कंडक्टर जो है उसकी इनर साइड अलग से चार्ज होगी, उसकी आउटर साइड अलग से चार्ज होगी, तो
क्योंकि आपके पास इनर कंडक्टर जो है, जो लाइन चार्ज के तौर पे फंक्शन कर रहा है, वो पॉजिटिव इन नेचर था, तो आउटर सरफेस ऑफ इनर कंडक्टर इफ दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, सो इनर सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो क्यू आउटर जो है दैट इज नेगेटिव टाइम्स क्यू इनर। अगर क्यू इनर पॉजिटिव है सो क्यू आउटर नेगेटिव होगा, अगर क्यू इनर जो है वो नेगेटिव है तो क्यू आउटर पॉजिटिव होगा। सिंपली जो आउटर साइड ऑफ इनर कंडक्टर है और इनर साइड ऑफ आउटर कंडक्टर है वो ऑपोजिट इन नेचर होंगे, कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो पी एस आउट विल बी नेगेटिव टाइम्स पी एस इन ए ओवर बी। ठीक है, ये रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पास क्यू आउटर जो है वो ये रिलेशनशिप दे रहा है, क्यू इनर ये रिलेशनशिप दे रहा है, सो एल कैंसल्स विद एल कैंसल, सॉरी एल एल कैंसल हो जाते हैं, 2 पाई कैंसल हो जाते हैं, तो आपके पास रो एस आउट इज डिराइव्ड टू बी माइनस रो एस इन ए बाय बी। ठीक है मैम, हम तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं ना, फिर हम लोग हाँ। इनर साइड के जो आउटर सरफेस है उसको क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? नहीं, आउटर सरफेस नहीं बच्चे, इनर सरफेस, इनर जो मैम सरफेस इनर सिलेंडर का आउटर सरफेस ले रही है ना वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव होगा। अच्छा इनर, हाँ वो तो हम कह रहे हैं ना कि नॉर्मली आपके पास कन्वेंशन क्या होती है, जैसे हम लाइन चार्ज का केस लेते थे, तो जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता था तो हम बाय ट्रेडिशन बाय कन्वेंशन क्या करते थे, कोई भी लाइन चार्ज जो होती थी, जो लाइन होती थी, उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देते थे ना। तो ये वही वाली अप्रोच है बेटा, क्योंकि आपने देखा है ना आपके पास जो इनर सिलेंडर है, इनर जिसको मैं कह रही थी ना कि एनालॉगसली उसको आप कह सकते हो कि आपकी पेन की जो फिलिंग है, तो वो आपकी पेन की फिलिंग का आउटर पेरिफेरी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि लाइन चार्ज के तौर पे फंक्शन कर रहा है ना बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो वो आप पॉजिटिव ही लोगे। अगर कोई और नेचर आपको फिर बताई जाए ना किसी केस में, किसी न्यूमेरिकल में, किसी उसमें, तो फिर वो आप लोगे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको ना स्पेसिफाई किया जाए तो आपने इसको पॉजिटिव ही, लाइन चार्ज आप पॉजिटिव चार्ज ही लेते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, आउटवर्ड फ्लक्स डायरेक्शन के साथ। ठीक है बेटा, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा अब आप क्या लेते हो, दोनों रेडियाई के बाहर, दोनों कंडक्टर्स के, दोनों सिलेंडर्स के बाहर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो, क्योंकि हम लोगों ने जनरली पहले कहा है ना कि आपके पास दोनों सिलेंडर्स के बीच का पॉइंट हो सकता है, जो सबसे पहले हमने देख लिया, दोनों सिलेंडर्स के बिल्कुल अंदर हो सकता है, दोनों सिलेंडर के बिल्कुल बाहर हो सकता है, ऐसे ही होता है ना। तो जो सबसे अंदर है, दोनों सिलेंडर के अंदर है, उसको रो लेस देन ए कहते हैं, जो दोनों सिलेंडर के बाहर है उसको रो ग्रेटर देन बी कहते हैं, क्योंकि आउटर वाले का, इनर वाले का ए था रेडियस, सो लेस देन ए, दोनों वाले का या आउटर वाले का बी था रेडियस, तो उससे बाहर मींस के ग्रेटर देन बी, और इन बिटवीन द टू रो मींस ए टू बी, जो अब हमने देख लिया है जिसकी डिटेल डेरिवेशन। ठीक है, when the point of observation is outside the coaxial cable या beyond both of the radii, ठीक है, तो रो d dot ds q enclosed, क्योंकि आपने देखा है कि outer periphery, outer surface of the inner conductor और inner surface of the outer conductor both are oppositely charged, ऐसा ही है ना बेटा, अभी जब मैंने बात की है, तो जाहिर बात है if they are equal in nature and they are equal in magnitude, equal in properties, equal in behavior but opposite in nature, so overall net resultant will be zero. So अगर Q zero है तो उसकी बेसिस पे no field will be there, ठीक है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास अगर जाहिर बात है जो फील्ड्स हैं, जो इफेक्ट हैं, जो सोर्स है, उससे बाहर आप कोई ऐसा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे फील्ड इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब उस पॉइंट को आप लोगे, इसको आप कह सकते हो कि बियॉन्ड द फील्ड इफेक्ट आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, अवे फ्रॉम द फील्ड इफेक्ट कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर बात है जब वहां पे फील्ड इफेक्ट ही नहीं है तो वहां पे हम ओवरऑल बिहेवियर क्या इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल वहां पे कोई फील्ड है ही नहीं, कोई चार्जेस है ही नहीं, कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो जाहिर बात है वहां पे कोई डी, कोई ई, कोई क्यू, कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? यस मैम। ठीक है। इसी तरह से when the point of observation is selected to be less than a, then as the point of observation is located inside the inner conductor, अब inside the inner conductor भी तो आपके पास कोई field effect नहीं है ना, charges distribution जो है वो outer surface of the inner conductor पे है या inner surface of the outer conductor पे है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना बेटा? यस मैम। रिपीट कर दें।
देखिए हम लोगों ने जो लाइन चार्ज एज्यूम किया है इनर सिलेंडर को ऑफ रेडियस ए, ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया डिटेल से। वन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज लोकेटेड टू बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ठीक है। तो उस पे आपके पास जो सोर्स था लाइन चार्ज के तौर पे वो इनर कंडक्टर का आ रहा था, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंगली हमने उसको इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर की बेसिस पे इनर सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर के साथ भी लिंक करके रो एस इन और रो एस आउट फाइंड आउट कर लिया है। और ओवरऑल हमने ये डिराइव कर लिया है when we are going to work with the point of observation in between the two radii, तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन या फाइनली जो डिराइव्ड फॉर्म थी दैट वाज इक्वली बिहेवियर ऑफ अ लाइन चार्ज। हमने देख लिया ना ये चीज डिटेल से फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। अब जब हम लोगों ने बियॉन्ड द टू कंडक्टर्स आउटसाइड द बोथ ऑफ द कंडक्टर का केस देखा, तो हमने देखा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू या दोनों रेडियाई दोनों जो कंडक्टर्स थे वो आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू की बेसिस पे कैंसलेशन कर रहे थे, और आउटसाइड द आउटर कंडक्टर या इनसाइड द इनर कंडक्टर दोनों केसेस में, ठीक है, आपके पास कोई क्यू नहीं है, कोई ए के अंदर जो है लेस देन ए पे भी कोई चार्ज नहीं है, ग्रेटर देन बी पे भी कोई चार्ज है नहीं है। ग्रेटर देन बी की बेसिस पे चार्ज क्यों नहीं है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसलेशन कर रहे हैं। लेस देन ए की बेसिस पे चार्ज क्यों नहीं है कि जाहिर बात है वहां पे तो हमने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज्यूम ही नहीं की ना, वहां पे हम कोई सोर्स इफेक्ट देख ही नहीं रहे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब एक क्लोज सरफेस है जिसके ऊपर बाहर हम सारे जो बहुत सारे चार्जेस है, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी है या जो फ्लक्स है वो जीरो होगा या डेंसिटी? किस तरह से बेटा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मतलब हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। किस नेचर के? ऑपोजिट नेचर के, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के, इक्वल इन नंबर एंड ऑपोजिट इन नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या सिर्फ एक नेचर के? जी जी नोमान बेटा, मुझे अपना पॉइंट क्लियर करें ना। नोमान, जी मैम। हाँ आप पूरी तरह मुझे बात अपनी मतलब क्वेश्चन मुझे क्लियर करें कि जो बहुत से चार्जेस हैं वो आप क्या कह रहे हो, एक ही नेचर के चार्जेस हैं या डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं? बिल्कुल एक ही नेचर के चार्जेस एक सरफेस के वो ऊपर पड़े हुए हैं, तो अंदर का हाँ जो हमारे पास डेंसिटी होगी मतलब वो जीरो होगी इस केस हाँ के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जो है अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द सरफेस है ना, जिससे हम कह रहे थे कि आउटवर्ड है, ठीक है ना। जी मैम जी। तो जाहिर बात है अब अगर उस पे कोई इनर वो नहीं है, ठीक है, उसके इनसाइड कोई चार्जेस एक्यूमुलेशन नहीं है, तो जो फीड हो रहा था और उस पे हम गॉस लॉ लगा रहे थे, उसकी वजह से हम डेंसिटी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि हर चीज का ओरिजिन था वो चार्ज एग्जिस्टेंस था। अगर किसी चीज के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके आउटर सरफेस पे है, लेकिन जाहिर बात है आउटर सरफेस का मतलब ये तो नहीं है कि अंदर भी चले गए हैं ना, ठीक है ना। अब सिलेंडर जो है, ठीक है, अब जैसे मैं यही आपको एनालॉगसली आपको कह रही हूँ कि जो आपके पास फिलिंग है, फिलिंग की जो शेल है, जो कवर है, उस पे तो आपने चार्जेस रखी है, लेकिन अंदर जो फिलिंग है उस पे कोई चार्ज नेचर नहीं होगी, ठीक है ना। तो जाहिर बात है जो उसकी सरफेस है वो एज एन इंसुलेटिंग सरफेस के तौर पे फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो वहां पे तो आपके पास फील्ड इफेक्ट होगा, वहां या वहां से बियॉन्ड कोई भी दूसरी सरफेस अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसके अंदर तो आपके पास कोई फील्ड इफेक्ट नहीं होगा। जो फिलिंग है उस पर कोई फील्ड इफेक्ट नहीं है, अगर वहां चार्जेस नहीं है, वहां फील्ड इफेक्ट नहीं है, तो वहां पे सेंस ऑफ डेंसिटी इंटेंसिटी या फील कुछ भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। जी मैम समझ गई। सही। अच्छा, अभी आपको समझ आई बच्चे? यस मैम आ गया। ठीक है, जो यानी इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना ना, ठीक है। ये इनर सरफेस तो आप लोग को ऐसे समझ आ गई है, लेकिन जो ग्रेटर देन बी का सेंस था ना, आउटसाइड द आउट कंडक्टर, एक है इनसाइड द इनर कंडक्टर, एक है इन बिटवीन द टू रेडियाई, और एक है आउटसाइड। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी जी जी बच्चे, मैम, जब हम लोग वो केस ले रहे हैं कि वो इन बिटवीन टू सिलेंडर्स है, जी बेटा, ए और बी के मिड में है,
जी जी। तो मैम वो भी तो कैंसिल आउट करके 0 होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं वो ना भी तो बच्चे, एक देखें, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। नहीं नहीं नहीं, देखें ना, उसमें आपके पास जो आउटर है ना, उसमें हम कह रहे हैं कि जो सिर्फ इनर है ना, वो ऐसे लाइन के तौर पे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें, जब आप ग्रेटर देन बी का सेंस लेते हो तो फिर तो आपके पास अंदर दोनों सिलेंडर्स एक साइड पे आ जाते हैं ना, ऐसे ही होता है ना, यस मैम, वो ठीक एज अ है। होल ले हाँ लेते हैं, हाँ, एज अ कैंसिल होल ले करने लेते का। हैं, ठीक है। सच दैट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दोनों के एक साइड पे जो हम लोग वो केस लेते थे शीट वाली, ठीक है, मतलब उससे ये मैं ये नहीं कह रही कि ये उसी के साथ रिजेंबल कर रही है, लेकिन उसके हवाले से आपको बात कर रही हूँ कि जब एक साइड पे माइनस वाई होता था, दूसरी साइड पे प्लस वाई होता था, तो दोनों आपके पास क्या होते थे कि उनका आपके पास क्या नेचर, मतलब उसको एक साइड पे हम देखते होते थे ना, ठीक है। मतलब एक शीट को एक टाइम पे कंसिडर करते हुए उसकी राइट साइड पे जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, अब जब आप इसको इस शीट को यहाँ लोकेट कर रहे हो तो उसके साथ ये वाला फील्ड तो इंटरेक्ट कर रहा है, उसका इफेक्ट एज अ लाइन चार्ज के तौर पे आपके इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन जो बियॉन्ड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसके फील्ड इफेक्ट के अंदर इस वक्त ये नहीं आ रहा होता, ये भी कह सकते हो कि जो आउटर कंडक्टर का इनर सरफेस है ना, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो उस वक्त इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी रेंज से बाहर हो जाता है, ये कह सकते हो, उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर तो आपके पास वही जाहिर बात है, आपकी वाली चीज जस्टिफाइड, कि फिर अगर दो लाइन चार्जेस हैं और दोनों लाइन चार्जेस का ऑपोजिट नेचर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और ऑपोजिट इन नेचर हैं, तो फिर तो कैंसलेशन कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। कोएक्सियल केबल का अगर आपने नॉर्मल उसमें वो देखा हो तो आपके पास इसकी वो तो काफी इनहेंस हो जाती है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, किस वजह से कि ये हर चीज जो है इंटीग्रिटी, या हर चीज जो है वो अलग तौर पे अपनी आइडेंटिटी रखती है, हर सिलेंडर जो है अपनी इंसुलेशन नेचर जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये उसी वजह से, मतलब आपके पास लिंकेज, अगर आप लिंकेज की बात करते हैं तो फिर तो आपके पास जो इनर सरफेस है उसके इनसाइड पे भी आपके पास फिर वो नेचर आनी चाहिए थी, जो आउटर सरफेस है उसके आउटसाइड पे भी आपके पास नेचर आनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज नहीं है, इसमें इंसुलेशन जो है वो बहुत इनहांस, बहुत शार्प है। दैट्स व्हाई आपके पास आप लिंकेज वाइज चीजों को नहीं देख रहे, इंडिविजुअलिटी की बेसिस पे देख रहे हो, ठीक है बेटा। यस मैम, अब आ गया समझ। अच्छा जी, ये तो फिर आपके पास वो आ जाती है ना। अच्छा, इसी चीज को फिर फर्दर वो किया हुआ है, वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कन्फाइंड इन द मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर्स। देखा ना बच्चे, ठीक है, मतलब आपके पास जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स के लिए आ रहा है, उसके अलावा कोई कहीं पे आपके पास इनसाइड द इनर सरफेस भी नहीं है, आउटसाइड द आउटर सरफेस भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये एग्जांपल है जिसमें इन्होंने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रखा हुआ है, जो लेंथ है वो 5 मीटर्स रखी हुई है, ठीक है, जो डाटा प्रोवाइडेड है। You have to find out electric flux leaving the line is equal to the charge. So applying the Gauss law, we are going to have d dot ds equal to q. ये q by l is rho l, ठीक है, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। So rho l times l is q, मतलब आपने चार्ज फाइंड आउट करना है और चार्ज की बेसिस पे फ्लक्स को सम अप करना है। तो फ्लक्स मांगा हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी है और लाइन है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी q by l is rho l, so l into l is q और q is the same as psi, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से फर्दर आपको गिवन है q is this one, you have to derive psi, डिफरेंट केसेस हैं। पोर्शन ऑफ द स्फीयर के लिए है जिसके लिमिट्स आपके पास ये हैं, क्लोज सरफेस है जिसके ये है, प्लेन है जिसकी आपके पास z कोऑर्डिनेट मेंशन है एज 4 मीटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पोर्शन ऑफ द स्फीयर का केस है, अगर उसको हम d डॉट ds से इक्वेट करते हैं साई को या q इनक्लोज्ड को, तो d आपके पास जैसे पीछे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है q और 4 पाई r स्क्वायर अलोंग a r, आज भी देखा था जहां से हमने स्टार्ट किया था स्फीयर का केस, गॉस लॉ को जो हम जनरलाइज देख रहे थे। So ds is r square sin theta d theta d phi along rho. So getting multiply the two values for d dot ds, ठीक है। So आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। So you are going to have q by 4 as 25 microcoulombs. So 25 microcoulombs over 4, this gives you 6.25 microcoulombs, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से फिर सेकंड केस आपके पास क्या था,
you are going to have the closed surface in terms of rho equal to this z, मतलब ये सिलेंडर है। डेटा से आपको पता चल रहा है ना, रो या मैम आज के लिए काफी है। बस ये यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। मतलब ये उसी कोएक्सियल केबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो रो आपके ये पास लास्ट पेज है मैम। जी जी, ये लास्ट पेज है या लास्ट प्रॉब्लम है, आई थिंक नहीं है, एक दो पेजेस। भाई प्रॉब्लम्स देख लें, मतलब इसी से रिलेटेड हैं, वरना मतलब मुझे तो ये देखे ना, अब ये कोएक्सियल केबल का केस जो है वो डिस्कस्ड है, ठीक है। ए बी दोनों वो इसमें आए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास 3 रेडी आए हैं इंस्टेड ऑफ 2, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 रेडी आए हैं, मतलब है इसमें सच कोई ऐसी उस वाली इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ केस टू केस वेरिएशन को देख लें। ये तो फिर आगे और चीज है ना, ये तो वही नहीं ये भी प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम है। मैम रेडियाई ज्यादा होंगे तो केसेस भी डिफरेंट होते जाएंगे ना। हाँ ना बेटा, देखें अगर 2 रेडियाई थे तो हमारे पास मैक्सिमम 3 केसेस थे ना, ए लेस देन ए, इन बिटवीन ए टू बी एंड ग्रेटर देन बी। जब अगर लेट्स सपोज 3 रेडियाई हो जाते हैं तो वही इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, लेस देन ए, इन बिटवीन ए एंड बी, इन बिटवीन बी एंड सी एंड ग्रेटर देन सी। 4 केसेस हो जाए ना, ठीक है। ठीक है मैम। आपके पास रेडियाई लेट्स सपोज 4 आ जाते हैं तो लेस देन ए, in between A and B, in between B and C, in between C and D, greater than D, ठीक है बेटा। तो ये स्टेप वाइज लाइक आप वो करते जाओगे, जितने रेडियाई आपके पास ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है इन बिटवीन द 2 रेडियाई या इनसाइड ओवरऑल रेडियाई, जितने भी नंबर ऑफ रेडियाई है ये आउटसाइड ऑल ऑफ द रेडियाई, ठीक है। तो ये 2 केसेस तो जनरल हैं, 2 के बिल्कुल अंदर है, 2 के बिल्कुल बाहर है, 3 के बिल्कुल अंदर है, 3 के बिल्कुल बाहर है, 4 के अंदर है, 4 के बाहर है, और कोई भी 2 के बीच में आप चलते जाओगे, ए बी के दरमियान, बी सी के दरमियान, सी डी के दरमियान, सो ऑन। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके मैक्सिमम 4 तक के रेडियाई के केसेस हैं, ठीक है बेटा। बस इसको मतलब देख लें, और कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको मैं कहूँ कि लाइक मेरा तो इरादा था दूसरा चैप्टर भी, लेकिन हमजा आप बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हो बच्चे। मैम क्या करें, बस ये नहीं ऑनलाइन मुश्किल होता है ना, मैम। आप लोगों की मेरे साथ कमिटमेंट थी कि हम फाइनल में आपको नहीं कहेंगे कि बस करें और बस करें, याद है अपनी कमिटमेंट? मैम अब तो लैब्स भी आ गई हैं, अब तो कम कम पढ़ेंगे। नहीं अब तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे बेटा, लेकिन ये है कि अभी से ऑनवर्ड टॉपिक्स छोटे हैं, इतने लेंथी नहीं है ना, मिड तक जो टॉपिक्स थे वो लेंथी थे, अब से ऑनवर्ड मिड टर्म का कोर्स आएगा फाइनल्स में। असल में ईद की खुशी है। अच्छा चले, अल्लाह करे ईद सबकी बहुत अच्छी गुजरे, आप लोग इतने खुश हो तो। हाँ यही हम भी बोल रहे थे। वो तो वक्त की बात थी ना। किसकी बात है बेटा? जी जी जी, एक बच्चा बोले बेटा, ताकि मैं सबको जवाब दे सकूं। जी बेटा बोले बोले। अगर मैं बोलूंगी तो जो दी हुई है वो भी हजम कर लेंगे वो भी हड़प हो जाएंगे, बस मुझे पता है ना। सैटरडे संडे मैम, फ्राइडे को भी है। अच्छा हमारा भी ऐसे ही है बच्चे, लेकिन फिर अब आना होगा, क्या किया जा सकता है, बस जब मजबूरी हो जाए तो फिर बंदा कुछ कर नहीं सकता ना बेटा। मैम ईद के तीसरे दिन कैसे आए मैम? मैम उससे नेक्स्ट वीक में आप क्लास ही ना लें। नहीं मेरी क्लास तो बच्चे काफी लेट है, अगर देखा जाए वेडनेसडे तो एक तरह से मिड वीक हो जाता है, मंडे ट्यूसडे। आपको मंडे ट्यूसडे में ज्यादा इशू होगा? भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जी बेटा मास सर यासर वैसे ही छुट्टियां करते हैं और जब ईद आ जाती है फिर वो छुट्टियां नहीं करते बस उनका मैं क्या कहूँ बच्चे, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ठीक है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा। वो आप मतलब हम
आप अपने किसी फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों ने जो बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, उनको पता होगा ना कि मैंने तो कभी किसी बच्चे को वो नहीं किया। कोशिश होती है ऑन टाइम जो जिस तरह से पूछे वो उसी तरह से उसको समझाऊं जब भी पूछे। तो मेरी तरफ से खैर है, आप लोगों को एक आध क्लास का ही मसला है ना। अगर फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, रिकॉर्डिंग आप देख लो, किसी को कह दो आपस में ना कि किसी की जिम्मे हम। जी जी बेटा। हाँ तो बस इंडिविजुअल उसमें कर लेना, मैं तो क्लास लूंगी ना बच्चे। ठीक है बेटा, मेरी तो मजबूरी है ना। ये नहीं कहना चाह रहा ना मैम, ये कहना चाह रहा है कि सारी क्लास ही छुट्टी कर नहीं, मैं क्लास लूंगी, मैं फिर ये कर दूंगी एज अ फेवर मैं ये कर दूंगी कि जब हम उससे अगली वाली क्लास लेंगे तो मैं वो चीजें आपको को लेकिन ये आप लोगों ने भी करना होगा कि आप उस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे अपने हद तक, फिर उसको मैं एक एज अ रिवीजन दोबारा से रिव्यू कर लूंगी अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ये फेवर हो सकता है, ये मैं कर सकती हूँ। मैम मिड टर्म का कोर्स आएगा फाइनल्स में? हाँ बिल्कुल अबीरा, क्योंकि आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल टर्म होगा ना वो कन्वेंशनल तरीके से होगा, और इसमें हमें अभी से पता है कि आप हमें यही कहा गया है कि आप सारे का सारा मिड इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी जो मिड हुआ है वो तो एवी मजाक टाइप था। उसका आप न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर हाँ 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 फाइनल्स में? फिर पूरी डेरिवेशंस पूरे आपको अभी मैंने वैसे भी कहा था बच्चे